नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 21 में आप सबका। आपके साथ मैं हूँ रतिका पांडे। हमारे खास कार्यक्रम खास मुलाकात में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज की जो सेशन है बहुत ज्यादा खास होने वाली है। जी हाँ, क्योंकि आज हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान हैं। हर बार की तरह आज हमारे साथ जो मेहमान है उनके लिए हम कहेंगे कि समाज की सच्ची सेवा ये मानती हैं। इनका ऐसा मानना है कि समाज की सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ हो, और ये ऐसा कर भी रही हैं। और महिला सशक्तिकरण की पहचान वही हो जो कर्म से दिखाई दे। आज हम बात करेंगे उन महिला की जिन्होंने गौ सेवा को अपना धर्म, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अपना अभियान और राजनीति को समाज परिवर्तन का माध्यम बनाया है। श्रीमती संजना प्रजापत आज हमारे साथ हैं। समाज सेविका हैं ये, आयना गौ सेवा समिति के संस्थापक भी हैं, साथ ही भाजपा की सक्रिय कार्यकर्ता हैं और मालवीय नगर विधानसभा की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ संयोजक भी हैं। तो आइए जानते हैं संजना जी से कैसे एक महिला ने समाज के हर वर्ग तक जागरूकता, सेवा और समर्पण का मिसाल इन्होंने कायम की है। पर आज हम बहुत ही एक खास मुद्दे पे भी चर्चा करेंगे। उससे पहले हम संजना जी को बहुत बहुत नमस्कार करते हैं और बहुत बहुत स्वागत करते हैं। संजना जी कैसी हैं आप, जानना चाहेंगे? मैं एकदम बढ़िया। संजना जी, इतना सारा जो काम है आप एक साथ कर रही हैं, कैसे संभाल पाती हैं चीजों को, क्योंकि आप किसी एक क्षेत्र में नहीं है? हाँ, ये तो मुझे लगता है कि इंसान कितना भी काम कर सकता है अगर वो काम इंसान शरीर से नहीं दिमाग से करता है। जैसे कि उसको 24 घंटे में वो उसको 48 घंटे बना सकता है अपनी सोच से। क्योंकि जैसे हम देखते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को भी आज वो कितना काम करते हैं, तो उनके हिसाब से तो हम कुछ भी नहीं कर रहे। और मैं तो कुछ ही क्षेत्रों में कार्य कर रही हूँ, ये भी मेरा सौभाग्य है। मेरे माता पिता, मेरे गुरुजन से मुझे ऐसा मार्गदर्शन मिला है बचपन से ही कि मैं ये सारे कार्य आसानी से कर पा रही हूँ। अपने घर परिवार समाज बिजनेस को संभालते हुए सारे मेरी इच्छाओं को भी मैं पूरा कर रही हूँ। जैसे मेरी इच्छा है कि मैं सोशल वर्क ज्यादा से ज्यादा करूँ, तो मैं बहुत पहले से ही गौ सेवा, पक्षी सेवा एवं लेप्रेसी पीपल्स के लिए वर्क है, वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर वाले काफी कार्य करती हूँ। राजनीति में भी सक्रिय हूँ। इस तरह से मैं और भी कई कार्य, बहुत सारे कार्य करती हैं। बिल्कुल, हम हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे कि जैसे कि मैंने बोला, ये एक क्षेत्र में नहीं अनेकों क्षेत्र में ये कार्यरत है। पर आज हम जिस मुद्दे पर बात कर रहे हैं, जैसे कि हम सभी जानते होंगे, राजस्थान से एक बार फिर कह सकते हैं ना, कहा जाता है कि जैसे लगता है कि जयपुर को खास तौर पर किसी की नजर लग गई हो। हम इसलिए ऐसा कह रहे हैं क्योंकि एक के बाद एक जो सड़क हादसे हो रहे हैं, दुर्घटनाएं हो रही हैं, बढ़ती जा रही हैं। मनोहर क्षेत्र के टोड़ी गांव में जो घटना हुई है, आज की हमारी जो विशेष चर्चा है ये इसी को लेकर है। देखिए, कहा जाता है कि लापरवाही और इंसिडेंट्स जब एक साथ मिलते हैं तब होता है हादसा। आज समझ नहीं आता है कि रोड पर खड्डे हैं या खड्डों पे सड़क हो चुकी है। कहने का मतलब है मैम कि चीजें जो है वो बिल्कुल बदल गई हैं। तो मैं आपसे जो जानना चाहूंगी वो ये है कि जैसे कि मनोहर क्षेत्र की मैं बात करना चाहती हूँ कि टोडी गांव में जो हादसा हुआ है, इसका मुख्य कारण अनेकों तरह के बताए जा रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगी? बीजेपी की सक्रिय नेता है, आज हम जानना चाहेंगे। खास सवाल आपसे इसलिए क्योंकि सरकार आपकी है। नहीं, सरकार हमारी है, बट सिर्फ सरकार के होने से ही नहीं, ये एक लंबा प्रकरण है। और इसमें जो बसों के मालिक हैं, फर्स्ट प्रायोरिटी तो उनकी है कि बसों के फिटनेस पे ध्यान दे। और बहुत सी चीजें हैं कि आप आवश्यकता के जितनी उनमें सवारियां ले, अनावश्यक चीजें आज मैं अखबार में देख रही हूँ कि बाइक भी उसमें चढ़ा रहे हैं, आप उसमें सिलेंडर भी चढ़ा रहे हैं। तो ये ठीक नहीं है कि आप कोई भी अनवांटेड चीजें उसमें बस में लाद के और आप ले जा रहे हो, ये गलत है। थोड़े से किराए के लिए बस मालिक ऐसा करते हैं, तो इसमें हमारी सरकार दोषी नहीं है कि थोड़ा प्रशासन को भी ध्यान देना चाहिए। और जो बस मालिक हैं उन्हें भी एक संतोषजनक कमाना सभी को है, पर उसे आप अच्छे तरीके से कमाएंगे तो आपके परिवार में काम भी आपको अच्छे से आएगा। ठीक है, आपने जैसे कि कहा कि सरकार की खाली गलती नहीं है। देखिए, अगर हम बात करें, अगर हम बहुत ज्यादा डीप आंकड़ों पे ना जाए, अगर हम टोटल बात करें, तो जैसे कि हम बात करें राजस्थान राज्य का गठन जो हुआ था 30 मार्च 1949 करीबन को हुआ था, तो कुल कांग्रेस का जो शासनकाल रहा है लगभग 43 वर्ष का रहा है। भाजपा का शासनकाल की बात करें लगभग 13 से 14 वर्ष का रहा है और अभी भी चल रहा है। माननीय भजनलाल की सरकार है। पर सरकारें जब आती तो एक दूसरे पर कहते हैं ना, इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी उसके सर, लोग खाली एक दूसरे के ऊपर ब्लेम गेम खेलते रहते हैं। पर मैडम, अगर हम अभी की बात करें तो
जो ये जो हादसा है इसके आंकड़े बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, इसका मुख्य कारण क्या है मानेंगी? ये मुख्य कारण बहुत से हो सकते हैं, जैसे मैंने बताया कि बसों के मालिकों का भी फिटनेस वगैरह पे ध्यान नहीं है। दूसरा, हमारी जनसंख्या विस्फोट एक तरह से, तो इस पर भी अवेयरनेस परिवहन होनी मंत्री चाहिए। का क्या इसमें जिम्मेदारी बनती है, उसके लिए क्या कहना चाहिए? उनका तो यही है कि ज्यादा से ज्यादा प्रशासन ध्यान दे, और जो भी तो बसों आप की उनकी लापरवाही मान रही हैं ये? हाँ, मैं लापरवाही तो नहीं कहूंगी, बट ये है कि ध्यान देना चाहिए। नहीं, तो ये किसके आखिरकार, आपने सीधा जैसे कि कह दिया कि बस वालों की वो जिम्मेदारी दोनों है। की ही, हम एक किसी को तो दोषी अगर हम नहीं ठहरा परिवहन सकते। विभाग की बात करें तो वहाँ उनकी कहाँ कमी, आप यहाँ पर उनको बताना चाहेंगी कहाँ कमी रह गई उनकी? उन्हें भी ध्यान देना चाहिए कि किस ध्यान? तरह की बसें चल रही हैं, वो बसें उस चलने के लायक हैं या नहीं, या बसें ठीक हैं या नहीं, या उसमें सवारियां ज्यादा जा रही हैं, उसमें कोई फालतू सामान जा रहा है। ये सबके लिए जिम्मेदारी प्रशासन भी देखे और बस मालिक भी देखे, तभी ये हो पाएगा। सवारियों का भी ध्यान रखे कि ओवरलोडिंग ना हो। और जहाँ ये जो ब्लास्ट हुए हैं, ये हुआ है, वो मैम सब आज की जो बस थी, आज का जो बस का ये जो कारण बताया जा रहा है, आपने देखा होगा कि सुरक्षा की, अगर मैं बनाम की लापरवाही की बात करूं तो मजदूरों को ढोने वाली बसों में गैस सिलेंडर जैसे खतरनाक सामान ले जाए जा रहे थे। तो प्रशासनिक लापरवाही इसको मानती है? जिम्मेदारी किसकी तय होनी चाहिए? बस ड्राइवर, मालिक, प्रशासन, सरकार, क्या मैम किसको? बिल्कुल ये बस मालिकों की, कंडक्टर, ड्राइवरों की भी जिम्मेदारी है कि वो जिम्मेदारी कोई नहीं बनती, प्रशासनिक जिम्मेदारी भी है। क्या मैम? वो भी देखें कि बसों में क्या जा रहा है, इस पे ध्यान दिया जाए। बहुत पहले से ही हम लोग इस चीज का ध्यान रखते थे। ऐसी जब भीड़ भाड़ वाली जगहों पे लिखा रहता था अनवांटेड चीजों का ध्यान रखें, तो वही चीजें हैं कि अनवांटेड चीजों का ध्यान रखते हुए थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। और ये भी ध्यान देना है कि जिस तरह से हमारा जनसंख्या बढ़ रहा है, तो एक अवेयरनेस के नाते कुछ ऐसे प्रोग्राम चलाए जाएं कि लोगों को अवेयर किया जाए। भले ही वो मजदूर वर्ग है, लेकिन वो इंसान है, समझाने से वो हर चीज को समझेगा। ठीक है, तो उन्हें ये चीज समझाई जानी चाहिए। मैम देखिए, क्योंकि जैसे कि आपने ड्राइवर्स और आपने बात करी कि बस वालों की बात आपने करी कि लापरवाही उनकी रहती है। मैम ये देखा जाता है कि जैसे यहाँ तक कि मैं वॉल्वो की भी बात करूं, वॉल्वो में आपको पता है कि निश्चित सीटें होती हैं, निश्चित लोगों को मिलनी होती है, पर अगर सवारी नहीं मिलती तो खाली सुनसान जगह पे कहीं बीच में उनको बिठा लिया जाता है। जरूरत से ज्यादा लोगों को बसों के अंदर एंट्री दी जाती है, जरूरत से ज्यादा, उसी की वजह से ओवरलोडिंग सामान होता है। सबसे बड़ी बात है कि गैस सिलेंडर, आप समझ रही हैं, गैस सिलेंडर तक अलाउ किया जाता है चंद रुपयों के लिए। बिल्कुल, तो ये प्रशासनिक कहीं ना कहीं लापरवाही नहीं है? प्रशासन समय समय पर अगर चेकिंग करता रहता, हाँ बिल्कुल उनकी चेकिंग जारी रहे, बिल्कुल तो इस तरह के हादसे टाले जा सकते हैं। बिल्कुल टाले जा सकते हैं, 100% टाले जा सकते हैं आराम से। थोड़ी सी हमारी अवेयरनेस से ही टाले जा सकते हैं। क्या लागू होने चाहिए? नियम कानून बिल्कुल भी, कुछ चीजें हैं जो बसों में नहीं जा सकती, तो नहीं, सिलेंडर कोई ले जाने की चीज है, आप बस में ले जा रहे हो, उससे नहीं है वो ले जाने की। औद्योगिक सुरक्षा पर अगर हम सवाल जवाब की बात करें तो आपको क्या लगता है कि राजस्थान में मजदूर परिवहन और औद्योगिक सुरक्षा मानकों की स्थिति इतनी ज्यादा कमजोर है कि ऐसे आम हो गए? मतलब आपने देखा होगा मैम कि हैरानी होती है, बड़ी दुखद खबर है, हमें बात करना पड़ता है इस पे, पर बात ये होती है कि अभी शायद महीने भर के अंदर ना जाने ये 7 से 8 से हो। हाँ, बिल्कुल सही। और सब जगह मैम सुबह की ये खबर थी कि ये हादसा हुआ है, और आज पता चलता है कि दिल्ली के अंदर एयरपोर्ट में भी आग लग जाती है। तो मैम लोगों को सिर्फ मुआवजा देके, मुआवजा के नाम पर सिर्फ उनको राहत दे दी जाती है, इसका क्या यही सॉल्यूशन है? नहीं, मुआवजा का ठोस कदम उठाने चाहिए। ठोस कदम यही है कि मजदूर भी इंसान है, उसके लिए कुछ ऐसी सुविधाएं करी जाएं कि वो ये सब कदम ना उठाए कि वो सिलेंडर यहाँ से वहां ले जा रहा है, बाइक यहाँ से वहां ले जा रहा है, या एक लिमिटेशन में बस में सवारियां बिठाई जाएं। बस मालिकों को भी इस बात के लिए जागरूक किया जाए कि भाई आप कमाएं, लेकिन लालच में नहीं पड़े कि आपने कहीं भी बस रोक ली, कहीं भी। सरकार की तरफ से तो मैडम, सरकार की तरफ से तो कानून बनाए गए हैं, ये नहीं कह सकते कि नहीं बनाए गए, हर चीज की गाइडलाइन तैयार की गई है, पर मानता कोई नहीं है मैडम। तो ये ऐसा नहीं कह सकते कि प्रशासन के नजर में ये चीज नहीं है, तो ये क्या समझे इसको? मिली प्रशासन को स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, प्रशासन को स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। और कहीं भी ये जो ऐसे कार्य करते हैं बस वाले, इनके लिए भी उन्हें एक बार को तो कुछ स्ट्रिक्टनेस दिखानी पड़ेगी, तभी वो लोग बाज आएंगे, वरना वो लोग नहीं आएंगे।
यहाँ तो ये स्ट्रिक्टनेस की ठीक जरूरत है, पड़ेगी। प्रशासनिक प्रतिक्रिया की आपसे मैं जानना चाहूंगी बात की, बड़े जो हादसे इस तरह के होते रहते हैं, एक के बाद ये होते जा रहे हैं। जांच के नाम पे कई जगह खाना पूर्ति करती जाती है और एक नया चलन चला है मुआवजे का। माफी चाहेंगे ऐसे शब्द इस्तेमाल करने पड़ रहे हैं, पर हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। क्योंकि परिवार से सदस्य तो चला जाता है लापरवाही के कारण, बस मुआवजे के नाम पर मुआवजे से उस परिवार में उस सदस्य की पूर्ति नहीं होती है। हो सकती। तो क्या वास्तव में पीड़ितों को न्याय सुरक्षा मिल पाती है या सिर्फ औपचारिकता बनकर ही रह जाती है? औपचारिकता तो नहीं कहूंगी, कोशिश तो की जाती है, गवर्नमेंट तो हर तरह से कोशिश करती है, पर बीच का प्रोसेस इतना लंबा होता है कि हर परिवार उसमें टूट जाता है। तो ये गलत है। इसके लिए हम पहले से ही अवेयर हैं कि ऐसे हादसे ना हो, ना ही हमें ऐसे मुआवजे की जरूरत पड़े। कहाँ कौन दोषी है इसका हम पहले से ही ध्यान रखें तो बहुत अच्छा होगा। जैसे कि मैम हमने देखा है कि जैसे अगर मैं आंकड़ों की थोड़ी सी बात करूं, ज्यादा डीप में ना जाके, कि 2023 और 2024 के बीच में राजस्थान में करीबन 185 बस हादसे हुए हैं। 2024 में 25 की अगर मैं बात करूं, 2024-25 की बात करूं, तो थोड़ी सी जो संख्या है वो घटी, करीबन 40 से 148 करीब पहुंच गई। अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, सरकार कहती है कि हम नए नए नियम कानून ला रहे हैं, हमारे कार्यकाल में घटनाएं जो हैं वो कम हुई हैं, पर आप क्या कहेंगे इस पूरे मामले में कि सरकार की सुरक्षा नीतियों की अगर मैं बात करूं तो ये सफलता है या विफलता है, या फिर इन आंकड़ों के पीछे को कहीं ना कहीं जमीनी स्तर पर दबा दिया जाता है, उसको छिपाने की कोशिश की जाती है? ये सिर्फ वही आंकड़े हैं जो हम और आप टीवी पे देख रहे हैं, इसके और भी हादसे होते हैं, उनको दबा क्यों दिया जाता है? नहीं, ये दबाना और ये भी एक दुखदाई है कि किसी भी चीज को दबाना किसी चीज का इलाज नहीं है। अगर आपको फोड़ा हुआ है तो उसका ऑपरेशन इलाज आपको कराना ही होगा। तो जो भी परेशानियां हैं उसे दबाने की बजाय उसका सोल्यूशन ढूंढा जाए। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, मोदी जी हर चीज के लिए अवेयर हैं, तो उन्हीं के ये आएगा ज्ञापन में तो वो देखेंगे हर चीज को। और माननीय भजन लाल जी शर्मा से भी मैं कहूंगी कि ये सारी चीजें ना हो, बड़ी दुखदाई हैं। क्योंकि ये तो सिर्फ कुछ आंकड़े हैं मैम जो सामने आ गए। मेरा सवाल वही था कि कुछ हादसे जो होते हैं वो तो जनता तक पहुंच ही नहीं जाते, बिल्कुल, बिल्कुल उनको दबा दिए जाते हैं पहले। ये तो सिर्फ एक औपचारिकतापूर्ण कह सकते हैं। और जनता को भी अवेयर होना पड़ेगा। जनता को भी, जिस तरह की मैं आज माहौल देख रही हूँ कि छठ पूजा के दौरान या दिवाली के दौरान जनता एकदम से जहां 100 जाते थे वहां 10,000 लोग जाने को तैयार होते हैं, तो उसमें प्रशासन भी कई बार देखिए ये एक त्योहार है, ये तो पहले से सबको पता है, बिल्कुल आपसी सामंजस्य होना चाहिए, पर ये तो सबको पता है कि छठ पर्व आया है। एक बात है बात कर रहे हैं कि छठ पर्व आया है, लोग अपने अपने घर जाएंगे, तो ये सरकार की, प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है कि आप उनके इंतजाम करवाएं। नहीं, बिल्कुल जिम्मेदारी बनती है, बट आम जनता की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो बिल्कुल 1 दिन 2 दिन पूर्व नहीं जाके कुछ दिन पूर्व जाए और अपना त्योहार अच्छे से मनाए। ये देखिए नौकरी पेशा भी कुछ लोग होते हैं, कई बार चाहते हैं, जिनकी मजबूरियां हैं वो लोग तो खैर क्या करेंगे, पर जिनके पास में सुविधाएं हैं और जो पहले से इस चीज को प्लान कर सकते हैं वो करें, क्योंकि ये बड़ा दुखदाई हो जाता है। हमारे देश का मुद्दा चारों तरफ ये दुखदाई है कि एकदम से एयरपोर्ट पे भीड़ हो गई, एकदम से रेलवे स्टेशन पे या बस अड्डे पे भीड़ हो गई। आपसी सामंजस्य की, तालमेल की बहुत ज्यादा जरूरत है। सिर्फ प्रशासन और हम सरकार को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, आम नागरिक की भी जिम्मेदारी बाढ़ को रोकने के लिए पहले से हमें इंतजाम करने पड़ेंगे जी। इसके लिए हमको जनता से भी हम चाहेंगे बाढ़ के पहले इंतजाम हमें करने पड़ेंगे, पर कुछ लोग होते हैं जहाँ पे पानी भरा हुआ है पर वहां पे जाके सेल्फी खींचेंगे, इसमें सरकार भी उनका कुछ नहीं कर सकती। सरकार कुछ नहीं कर सकती, तो हमें खुद ही अवेयर होना पड़ेगा। चलिए एक आखिरी सवाल आज की चर्चा में हम जानना चाहेंगे आपसे कि बिहार इलेक्शन की अब थोड़ी सी मैं बात कर लेती हूँ। बड़ा माहौल गरमाया हुआ है, हम विस्तार से हम दर्शकों को बताना चाहेंगे, बहुत सारे मुद्दे पर हम मैम से विस्तार से अगले किसी सेशन में जरूर चर्चा करेंगे। बिहार इलेक्शन का कैसा माहौल लग रहा है आपको, क्या कहना है? देखिए, क्योंकि पहले जंगल राज था, महिलाएं डरती थी, लोग घरों के बाहर बम फोड़ देते थे जाके, मतलब कहते हैं ना जंगल राज उसको एक कहा जाता था। अब कितना सुधार आया है? अभी सुधार आया वो तो ठीक है, पर अभी देखो जैसे ही रिजल्ट आएगा फिर आप देखिएगा कितना अच्छा हम बिहार को बनाते हैं, और फिर बिहार में हमारे यूपी से भी ज्यादा सुंदर बना देंगे हम लोग। यही कामना करते हैं। और कुछ कहना चाहेंगे? इलेक्शन आ गया है मैम, नजदीक है, काफी सारे अनुमान लगाए जा रहे हैं। मैं यही कहूंगी कि आज की डेट में युवा है वो बिल्कुल अवेयर है, वो हर चीज को जानता है कि क्या चीज उसके लिए अच्छी है और क्या चीज बुरी है, इसलिए ज्यादा नहीं कहते हुए वो अपने वोट का सही दिशा में उपयोग करे।
यही मैं उन लोगों से कहना चाहूंगी, क्योंकि 50% तो जनसंख्या पढ़ी लिखी है, तो वो ये अपना भला बुरा समझती है और उसे समझना चाहिए, ना कि वो जाति या किसी प्रवाह में बहे। उसकी बजाय वो देखे कि मेरे देश को, मेरे गांव को, मेरे शहर को, मेरे प्रदेश को किस चीज की जरूरत है और उसे कौन ठीक कर सकता है। कौन ठीक कर सकता है। बिल्कुल मैम ने कहीं ना कहीं सही बात कही कि जनता खुद बहुत समझदार है। दर्शकों को बताना चाहूंगी कि जैसे कि आप जानते हैं, हमारे मैम के बारे में हमने आपको बताया कि काफी सारे क्षेत्र में ये कार्यरत हैं। इनसे अगले सेशन में हम और चीजों पर बातचीत करेंगे और चीजों पर और मुद्दों पर चर्चा करेंगे। तो फिलहाल के लिए हम मैडम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। संजना प्रजापति, माफी चाहेंगे, प्रजापत हमारे साथ, श्रीमती संजना प्रजापत जी आज हमारे साथ हैं। मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुमूल्य समय दिया। आपकी पार्टी के लिए बड़ी सारी शुभकामनाएं देना चाहेंगे कि चुनाव नजदीक है, जीत हो, बहुमत से जीत, हम सभी के लिए हम चाहेंगे कि जय श्री राम, और हम चाहेंगे कि देश में एकता अखंडता जो है बिल्कुल बरकरार रहे, बनी रहे। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ। तो आज हमारे साथ संजना प्रजापत जी आज हमारे साथ थी, और जहां कहते हैं ना कि जहां सेवा ही साधना और नारी शक्ति ही प्रेरणा बन जाए, वहां से निकलती हैं ऐसी हस्तियां जो समाज को नया दृष्टिकोण देती हैं। श्रीमती संजना प्रजापत ने ये साबित कर दिया है कि एक व्यक्ति अगर ठान ले तो वो बदलाव की पूरी दिशा बदल सकता है। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। और गौ सेवा से लेकर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ शिक्षा तक उनका हर कदम समाज के लिए एक संदेश है। ऐसी कर्मवीर व्यक्तित्व को सलाम जो नारी शक्ति की सच्ची परिभाषा है। और इनके बारे में जो हमने कहा है, फिर किसी चर्चा में हम जरूर आपको विस्तार से बताएंगे। तो आज की स्पेशल एपिसोड में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए देखते रहे, बने रहे न्यूज़ 21। फिलहाल के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।